बीरबल बनाम दरबार का सबसे तेज दिमाग और बीच में अकबर की कड़ी शर्त। एक दिन अकबर की सुबह की बैठक में दरबारियों की हलचल थी। हर किसी के चेहरे पर एक विशेष उत्सुकता थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। दरबार में बैठने के बाद अकबर ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ सभी को देखा और फिर बोला, आज मैं एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जिसे कोई भी नहीं सुलझा पाएगा। बीरबल, जो अकबर के बुद्धिमान दरबारी थे, मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, क्या ऐसा कोई सवाल है जो मैं नहीं सुलझा सकता? अकबर की आंखों में शरारत झलकी और उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम इसे नहीं सुलझा सकोगे बीरबल, पर सवाल इतना कठिन है कि तुम भी सोच में पड़ जाओगे। बीरबल ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सच हो सकता है, लेकिन क्या आप तैयार हैं उस सवाल का जवाब देने के लिए जो मैं आपको दूं? अकबर की आंखों में चमक आ गई। बीरबल, तुम हमेशा की तरह चालाक हो, लेकिन आज तुम्हारे दिमाग की तेजी का परीक्षण होगा। मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जिसे केवल असली बुद्धिमान व्यक्ति ही हल कर सकता है। इसके बाद अकबर ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया और कहा, सवाल यह है, मैं जानना चाहता हूँ इस दरबार में सबसे तेज दिमाग किसका है? सभी दरबारी एक दूसरे को चुपके से देखने लगे और कुछ पल तक चुप्पी छाई रही। कोई नहीं जानता था कि अकबर का सवाल कितनी गंभीरता से लिया जाए। तभी एक युवा दरबारी, जिसका नाम नसरुद्दीन था, खड़ा हुआ और बोला, महाराज, अगर आप इस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं तो क्यों न इसे एक चुनौती के रूप में रखा जाए। दरबार के सभी दरबारी अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करें और जो सबसे तेज दिमाग वाला साबित होगा वही आपके सवाल का उत्तर देगा। अकबर ने सोचा और फिर मुस्कुराया, यह अच्छा विचार है नसरुद्दीन। ठीक है, हम एक चुनौती देंगे, लेकिन याद रखो यह एक शर्त के साथ होगी, जो इस चुनौती में हार जाएगा उसे अपनी नौकरी छोड़नी होगी। अब दरबार में हलचल मच गई। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, यह सोचते हुए कि क्या कोई अपनी नौकरी छोड़ने के जोखिम में डालेगा। बीरबल ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और अकबर से कहा, महाराज, यदि आप अपनी शर्तें रखते हैं तो मैं भी अपनी शर्त रखता हूँ। यदि मैं इस चुनौती में जीत गया तो आप मुझे एक ऐसी शर्त देंगे जो आपके दिमाग को भी हैरान कर देगी। अकबर ने ध्यान से बीरबल को देखा और कहा, अच्छा बीरबल, तुम्हें क्या शर्त चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप मुझे केवल एक सप्ताह का समय देंगे और मुझे वह सवाल मिलेगा जो आप मुझसे पूछने वाले हैं। अगर मैं उस सवाल का सही उत्तर दे दूं तो मेरी शर्त पर अमल करें। अकबर ने हंसी में कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा कुछ न कुछ नया करना चाहते हो, लेकिन ठीक है, मैं मानता हूं तुम्हारी शर्त। तब शुरू हुआ दरबार का सबसे दिलचस्प दिमागी मुकाबला। चुनौती के अगले दिन से सभी दरबारी एक दूसरे से बढ़कर सवाल पूछने लगे। कौन सबसे अच्छा सवाल पूछेगा? कौन सबसे तेज होगा? सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। वह न केवल दिमागी चुनौती का सामना कर रहा था, बल्कि अकबर की शर्त का भी। वहीं नसरुद्दीन ने एक अजीब सा सवाल पूछा, क्या किसी ने कभी ऐसे सवाल का जवाब दिया है जिसका कोई जवाब न हो? इस सवाल पर दरबारियों के चेहरे पर भ्रम और हंसी का मिश्रण था, मगर बीरबल ने इसे सहजता से हंसी में लिया। बिल्कुल, हर सवाल का उत्तर होना जरूरी नहीं है। कभी कभी न बोलना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। इसके बाद दरबार में कई ऐसे पल आए जब बीरबल ने अकबर के सामने सवालों का ऐसा समाधान दिया जिसे सुनकर अकबर का चेहरा खिल उठा। लेकिन सबसे दिलचस्प पल तब आया जब एक दिन अकबर ने अचानक एक और अजीब सवाल पूछा, बीरबल, बताओ, दरबार का सबसे तेज दिमाग कौन है?
बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, दरबार में सबसे तेज दिमाग वह है जो बिना किसी शर्त के सही समय पर सही बात कहता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी पर हमेशा गर्व होता है। तुमने हमें यह सिखाया कि सबसे तेज दिमाग वही है जो हमेशा स्थिति को समझकर सबसे उपयुक्त कदम उठाता है। कहानी का मोड़। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अकबर ने बीरबल से कहा, तो बीरबल, तुम जीत गए। अब मैं तुम्हारी शर्त को मानता हूँ, लेकिन तुमने कहा था कि तुम एक और सवाल पूछोगे। तो वह सवाल क्या होगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरा सवाल यही है, क्या अगली बार आप मुझे बिना किसी शर्त के 1 सप्ताह का समय देंगे? अकबर और दरबारियों ने ठहाका लगाया और सबने समझ लिया कि बीरबल का दिमाग हमेशा किसी न किसी रास्ते से जीतता है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो व्यापारी जिसने कहा, मैं अपनी बुद्धि से दुनिया बदल सकता हूँ। बीरबल की गिनती अकबर के सबसे चतुर और बुद्धिमान दरबारियों में होती थी। उसकी चालाकी और चतुराई के किस्से पूरी दिल्ली में मशहूर थे। अकबर हमेशा किसी न किसी नई चुनौती के लिए बीरबल को सामने लाता रहता था, लेकिन एक दिन दरबार में एक ऐसा व्यापारी आया जिसका दावा था कि वह अपनी बुद्धि से दुनिया बदल सकता है। यह व्यापारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। नाम था सैयद असलम। उसकी उम्र 50 के आसपास थी, पर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और बड़ाई का एक ऐसा आभास था कि किसी को भी यह लगने लगता था कि वह सच में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। वह हर किसी से यही कहता फिरता था कि उसके पास ऐसी रणनीतियां और विचार हैं जो अगर लागू की जाएं तो समाज और दुनिया में क्रांति ला सकती हैं। एक दिन सैयद असलम ने दिल्ली के बाजारों में अपनी चमत्कारी बुद्धि का प्रचार शुरू किया और अकबर के दरबार में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उसने खुद को एक व्यवसायी बताया, लेकिन अपने व्यापार के बारे में वह कम ही बात करता था। उसकी सारी बातें सिर्फ एक ही दिशा में होती थीं। वह अपनी बुद्धि के दम पर समाज को नया रूप देने के लिए तैयार था। अकबर के दरबार में एक दिन अकबर और बीरबल के बीच बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी की कदर हम सब करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो दावा कर रहा है कि वह अपनी बुद्धि से दुनिया बदल सकता है। तुम जानते हो, मैं किसी भी व्यक्ति की बात को चुनौती देने से नहीं डरता। क्या तुम इस व्यक्ति से मिलना चाहोगे? बीरबल ने बिना समय गवाए कहा, महाराज, अगर वह वास्तव में अपनी बुद्धि से दुनिया बदलने का दावा करता है तो मुझे उससे मिलकर यह देखना चाहिए कि वह क्या सोचता है। मुझे यकीन है कि उसकी बुद्धि केवल एक उबला हुआ पानी जैसी होगी जो बहुत ज्यादा उबालने पर उफान मारने लगेगी, लेकिन फिर ठंडी हो जाएगी। मैं उसे इस ठंडक से परिचित कराऊंगा। अकबर मुस्कुराए और कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें उसके सामने भेजता हूँ। देखता हूँ तुम उसे क्या समझाते हो। लेकिन ध्यान रखना, उसकी बातों में कोई आहत न हो। दरबार की शांति बनी रहनी चाहिए। बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया और सैयद असलम से मिलने का फैसला किया। सैयद असलम से मुलाकात। जब बीरबल सैयद असलम से मिला तो उसने देखा कि व्यापारी का आत्मविश्वास वाकई बहुत अधिक था। वह हमेशा अपने व्यापार और दुनिया को सुधारने के अपने विचारों की बात करता रहता था। बीरबल ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर उससे एक सवाल पूछा, असलम भाई, तुम कहते हो कि तुम अपनी बुद्धि से दुनिया को बदल सकते हो। क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो कि ऐसा कैसे होगा? सैयद असलम ने एक गहरी सांस ली और फिर जैसे एक उपदेशक की तरह बोलने लगा, बीरबल, मेरी रणनीतियां पूरी दुनिया को एक नए रास्ते पर ले जाएंगी। मैं समझता हूं कि अगर हम व्यापार की दुनिया को पूरी तरह से नए तरीके से देखें तो दुनिया की सारी परेशानियां हल हो सकती हैं।
मेरी समझ से यदि हम हर व्यक्ति को इस सिद्धांत के बारे में बताएं कि जो वह करता है वही उसे दुनिया में एक जगह दिलाता है, तो हर कोई अपनी जगह पाएगा। कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा और हर किसी के पास सम्मान होगा। यह मेरा मिशन है, दुनिया को इस नजरिए से देखना जहां हर कोई अपने कर्मों के अनुसार एक बेहतर जीवन जी सके। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है तुम बड़े अच्छे विचारक हो, लेकिन क्या तुम्हारे इस विचार से दुनिया की सच्चाई बदल जाएगी? असलम थोड़ा चौंका, क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, असलम भाई, सोचो यदि दुनिया को ऐसे बदलना इतना आसान होता तो हर कोई यही करता। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग अपनी बुद्धि से कुछ बड़ा करने की बजाय खुद को कैसे सशक्त बना सकते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि हर व्यक्ति को अपनी बुद्धि का वास्तविक उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? असलम ठिठक गया। क्या तुम यह कह रहे हो कि मेरी बातें गलत हैं? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी बातें गलत नहीं हैं, पर शायद तुम्हारी समझ में कुछ कमी है। यह दुनिया केवल विचारों से नहीं बदलती, बल्कि उसे चलाने के लिए हमें अपने कर्मों और कामों से सही दिशा में कदम बढ़ाने होते हैं। तुम्हारी बुद्धि से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों से समाज जरूर बदल सकता है। असलम का चेहरा लाल हो गया। वह इस बात से परेशान था कि बीरबल ने उसे इतनी साधारण सी बात कैसे समझा दी। बीरबल ने फिर कहा, असलम भाई, तुम्हारी बुद्धि में कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे दृष्टिकोण में संतुलन की कमी है। जब तक तुम अपनी ताकत और बुद्धि को सही दिशा में नहीं लगाओगे, तब तक दुनिया की दिशा बदलना बहुत मुश्किल होगा। अकबर की परीक्षा। अकबर ने इस पूरी बात को सुना और उसे चुनौती दी। असलम, तुम कहते हो कि अपनी बुद्धि से दुनिया बदल सकते हो, तो क्यों न हम एक प्रतियोगिता करें? तुम्हें 3 दिन का समय देंगे। 3 दिन में तुम हमें अपनी योजना बताओ कि तुम किस तरह से अपनी बुद्धि से समाज को बदल सकते हो। अगर तुमने हम सबको संतुष्ट किया, तो मैं तुम्हारी योजना को अपनाऊंगा और तुम्हें हर संभव मदद दूंगा। असलम ने चुनौती स्वीकार की और 3 दिन का समय लिया। वह रात दिन अपने विचारों पर काम करने लगा, लेकिन बीरबल ने उसे हर कदम पर सावधानी से देखा। बीरबल जानता था कि असलम केवल अपने शब्दों से झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इस झूठ को सच में तब्दील करने के लिए अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा था। तीसरे दिन जब असलम ने अपनी योजना प्रस्तुत की, तो उसने कहा, महाराज, मेरी योजना बहुत सीधी है। यदि हर व्यक्ति को समझाया जाए कि वह अपने जीवन में किस प्रकार की मेहनत करेगा, तो वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी अच्छा करेगा। जब हर आदमी अपने काम में ईमानदारी से लगेगा, तो समाज अपने आप सुधार जाएगा। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, असलम भाई, यह वही बात है जो मैंने पहले भी तुम्हें कही थी। तुम्हारी बुद्धि से किसी को भी नया दृष्टिकोण मिल सकता है, लेकिन वास्तविक बदलाव केवल कर्मों से आएगा, न कि केवल शब्दों से। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, असलम, तुम्हारी योजना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बीरबल की बात में भी एक गहरी सच्चाई छिपी है। बदलाव हर व्यक्ति के कर्मों से ही आता है और सिर्फ सोचने से नहीं। असलम को यह महसूस हुआ कि बीरबल ने उसकी योजना को पूरी तरह से समझ लिया था और उसकी अच्छाई को सही दिशा में मोड़ा था। उसने अपने आत्मविश्वास को खो दिया और समझ गया कि उसकी योजना पूरी तरह से शब्दों में बसी हुई थी। असल में उसे साकार रूप देने के लिए उसे खुद को भी बदलने की जरूरत थी। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने हमें यह सिखाया कि किसी भी विचार या योजना का असली मूल्य तभी होता है जब वह काम करने में रूपांतरित होती है। तुमने हमें यह समझाया कि किसी की बुद्धि में कोई कमी नहीं होती, लेकिन यदि उसे सही दिशा नहीं मिलती तो वह किसी काम की नहीं होती।
असलम ने सिर झुका लिया और बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी बात सही से समझी। मैं अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि अपने कर्मों से दुनिया बदलने की कोशिश करूंगा। अगली नई कहानी। बीरबल और वो मूर्ख व्यापारी जिसने कहा, मेरे पास है सबकी समस्या का हल। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया व्यापारी आया। नाम था रमेश। वह एक उत्साही व्यक्ति था जो हमेशा अपनी चकाचौंध और बड़ाई करने में लगा रहता था। दरबार में आते ही उसने यह ऐलान कर दिया, मुझे विश्वास है कि मेरे पास हर समस्या का हल है। कोई भी समस्या हो मैं उसे 1 मिनट में हल कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर दरबार के सभी लोग चौंक गए, लेकिन यह चमत्कार की तरह सुनाई दे रहा था। ऐसे दावे तो अक्सर बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन यह व्यापारी तो साधारण सा ही लग रहा था। अकबर की जिज्ञासा बढ़ी और उसने रमेश से कहा, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास हर समस्या का हल है, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? रमेश ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, आपकी दरबार में मौजूद हर समस्या का हल मेरे पास है। मैं किसी भी समस्या को हल कर सकता हूँ, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। अकबर ने रमेश से पूछा, ठीक है, तो हम इसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं। अगर तुम हर समस्या का हल दे सकते हो तो क्यों न हम तुमसे एक चुनौती लें। यदि तुम इसे हल कर पाओ तो तुम्हें हमारे दरबार में विशेष स्थान मिलेगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। रमेश ने बिना किसी डर के कहा, महाराज, मैं तैयार हूँ। कोई भी समस्या हो मैं उसे हल कर दूंगा। चुनौती की शुरुआत। अकबर ने एक जटिल और अजीब समस्या दी। उसने कहा, रमेश, मेरी पहली समस्या यह है कि हमारे साम्राज्य के एक गांव में अचानक पानी की कमी हो गई है। लोग परेशान हैं और खेती प्रभावित हो रही है। तुम बताओ इस समस्या का क्या हल है? रमेश को यह सवाल थोड़ा कठिन लगा, लेकिन उसने बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, इसे हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस हमें वहां एक बड़ा तालाब बनाना होगा जिससे पानी की कमी दूर हो सके। इसके बाद मैं किसानों को पानी बांटने के लिए कुछ मोटे पैसों में मदद दूंगा ताकि उनकी खेती ठीक से हो सके। अकबर ने सोचा कि यह उत्तर अच्छा है, लेकिन बीरबल की निगाहें रमेश पर थी। वह चुपचाप मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वह जानते थे कि रमेश का उत्तर कितना सही था। अकबर ने रमेश से पूछा, क्या तुमने इस तालाब के निर्माण के लिए स्थान और समय का अनुमान लगाया है? क्या तुम्हारे पास कोई ठोस योजना है? रमेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, नहीं महाराज, लेकिन मुझे यकीन है कि तालाब बनाने से समस्या हल हो जाएगी। अकबर ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने बस एक सामान्य उपाय सुझाया है जो किसी भी समझदार व्यक्ति के दिमाग में आ सकता है, लेकिन यह योजना पूरी तरह से अपूर्ण है। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, रमेश ने एक सामान्य समाधान प्रस्तुत किया है, लेकिन समस्या का हल केवल तालाब बनाने में नहीं है। पानी की कमी का असली कारण यह हो सकता है कि जमीन में पानी समाने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। हमें यह देखना होगा कि पानी का बहाव कहाँ रुक रहा है और क्या उसे कहीं और से लाया जा सकता है। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारा क्या सुझाव है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, हम एक जल संचयन योजना बनाएंगे जिसमें न केवल तालाब बल्कि आसपास की नदियों, कुओं और झरनों को भी जोड़ने की योजना शामिल होगी। हमें पानी का उचित प्रबंधन करना होगा ताकि गांव में पानी की समस्या स्थायी रूप से हल हो सके। इस योजना को लागू करने में समय लगेगा, लेकिन यह स्थिर समाधान होगा। रमेश यह सुनकर चुप हो गया,
लेकिन उसने फिर भी एक साहसिकता दिखाई और बोला, महाराज, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। जल संचयन की योजना तो हम कहीं से भी बना सकते हैं। मेरा तरीका ज्यादा प्रभावी है, तालाब बनाना और पानी की आपूर्ति का सीधा रास्ता। इससे लोग जल्द से जल्द पानी पा सकेंगे। बीरबल ने उसकी बातों पर हंसी उड़ाते हुए कहा, रमेश, अगर समस्या इतनी सरल होती तो हर कोई इसे सुलझा सकता था। तुमने यह समझा नहीं कि पानी की समस्या केवल तालाब बनाकर नहीं सुलझेगी। असल में समाधान की गहराई समझने के लिए हमें भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण और जलवायु की भी समीक्षा करनी पड़ेगी। समाधान का खेल। अकबर ने दोनों के विचार सुने और फिर रमेश से पूछा, तो रमेश, तुम्हारे पास अभी कोई ठोस योजना है? रमेश ने हकलाते हुए कहा, महाराज, मेरी योजना बिल्कुल ठोस है। मैं उस तालाब को इस महीने के भीतर पूरा कर लूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम यह सुनिश्चित कर सकते हो कि 1 महीने के भीतर तालाब बन जाएगा? और क्या तुम्हारे पास उस काम को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधन हैं? रमेश का चेहरा संजीदा हो गया, लेकिन फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा। मुझे यकीन है कि मैं यह कर सकता हूँ। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है रमेश, तुम अपनी योजना को लागू करो और हम देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं। लेकिन ध्यान रखना, बीरबल की योजना जो तुमसे कहीं ज्यादा सटीक है, उसे नजरअंदाज मत करना। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे विश्वास को बनाए रखोगे। अकबर का अंतिम फैसला। कुछ सप्ताह बाद रमेश के द्वारा बनाई गई तालाब की योजना अधूरी रही। गांव में पानी की समस्या जस की तस बनी रही। वह असल में बिना किसी गहरी सोच और तैयारी के केवल एक सामान्य समाधान सुझा रहा था, जिसे लागू करना बहुत कठिन था। इस बीच बीरबल ने अपनी जल संचयन योजना को सफलतापूर्वक लागू किया था और अब गांव में पानी की कोई कमी नहीं थी। अकबर ने रमेश से पूछा, तुमने अपनी योजना का पालन किया, लेकिन परिणाम क्या रहे? रमेश का चेहरा गहरे तनाव में था। महाराज, मेरी योजना असफल रही। मैंने सही तरीके से योजना नहीं बनाई थी और अब मुझे समझ में आया कि बीरबल की योजना ही सही थी। मेरे पास केवल शब्द थे और बीरबल के पास ठोस समाधान था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश भाई, यह सीखने का समय है। दुनिया में हर समस्या का हल केवल शब्दों से नहीं, बल्कि योजनाओं, मेहनत और ठोस कदमों से आता है। तुम्हें अपने विचारों को सही दिशा में लगाना होगा, तभी तुम्हारी बुद्धि का सही उपयोग होगा। अकबर ने रमेश को शांतिपूर्वक समझाते हुए कहा, रमेश, यह तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि तुम्हारी जल्दीबाजी का परिणाम है। तुम्हें अपनी योजना को गहरे विचार और तैयारी के साथ लागू करना चाहिए था। रमेश ने सिर झुका लिया और अब उसे यह समझ में आ गया कि ज्ञान और बुद्धि केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों और योजना में होती है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा सही समाधान लाते हो। तुम्हारी योजना ने न केवल एक समस्या हल की, बल्कि हमें यह सिखाया कि कोई भी समस्या हल करने के लिए जरूरी है धैर्य, योजना और सही दृष्टिकोण। रमेश ने यह स्वीकार किया और वचन लिया कि वह अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करेगा। बीरबल की दुआ से उसे एक नई राह दिखाई दी थी और उसने खुद को और अपनी बुद्धि को सशक्त बनाने का फैसला किया। अगली नई कहानी, बीरबल और वो शेर जो चाहता था कि उसे दरबार में मंत्री बनाया जाए। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। दरबार के सभी लोग एक दूसरे से बड़े ध्यान से बात कर रहे थे। तभी अचानक दरबार के दरवाजे पर भारी पांवों की आवाज सुनाई दी। सब लोग चौंके और देखा कि एक विशाल शेर दरबार में प्रवेश कर रहा था। उसकी गर्दन पर एक गहना लटका हुआ था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी डराने के लिए काफी था।
सभी दरबारी डर के मारे एक तरफ हो गए। अकबर ने अपनी कुर्सी से उठकर शेर को देखा और फिर उसने सोचा कि यह कोई बड़ा संकट हो सकता है। लेकिन तभी शेर ने मुंह से बोला, महाराज, मैं एक शेर हूँ, लेकिन मुझे आपके दरबार में मंत्री बनने का अधिकार चाहिए। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। शेर के बोलने की बात ने सभी को अचंभित कर दिया। अकबर ने शेर की बातों को सुना और फिर हंसते हुए कहा, तुम मंत्री बनना चाहते हो, पर तुम्हारी समझदारी क्या है? मंत्री बनने के लिए केवल ताकत नहीं, बुद्धि और अनुभव की भी जरूरत होती है। शेर ने कहा, महाराज, ताकत और दहशत से मैंने जंगल में राज किया है, लेकिन अब मुझे दरबार में आकर आपके जैसे शाही कामों में भाग लेना है। मेरे पास अनुभव है जो किसी इंसान में नहीं हो सकता। मुझे आपके दरबार में मंत्री की कुर्सी चाहिए। अकबर और दरबारियों ने एक दूसरे को देखा और फिर अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या इस शेर को मंत्री बनाना सही रहेगा? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, शेर की ताकत और साहस किसी से छिपी नहीं है, लेकिन दरबार में मंत्री बनने के लिए कुछ और चीजों की भी जरूरत होती है, बुद्धि, समझदारी और सोचने की क्षमता। मैं एक परीक्षा चाहता हूँ जो शेर के लिए उसके मंत्री बनने की योग्यता साबित कर सके। अकबर ने बीरबल की बात मानी और शेर से कहा, ठीक है शेर, बीरबल तुम्हारी परीक्षा लेगा। अगर तुम उसमें पास हो गए तो तुम्हें मंत्री बना दिया जाएगा। शेर ने गर्व से सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। शेर की परीक्षा। बीरबल ने शेर के लिए एक कठिन परीक्षा तैयार की। उसने दरबारियों को बुलाया और कहा, आज हम शेर को यह दिखा कर रहे हैं कि मंत्री बनने के लिए केवल ताकत ही नहीं, बल्कि सोच समझ और समझदारी की भी जरूरत है। पहला सवाल बीरबल ने शेर से पूछा, अगर तुम्हारे जंगल में दो शेरों के बीच लड़ाई हो जाए और तुम एक को बचाना चाहते हो तो तुम क्या करोगे? शेर ने गर्व से जवाब दिया, मैं दोनों को हरा दूंगा और जो कमजोर होगा उसे छोड़ दूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह तो कोई खास बात नहीं है। मंत्री बनने के लिए तुम्हें शांतिपूर्ण समाधान और समझदारी से काम करना होगा, न कि केवल ताकत से। अब बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम जंगल में एक नदियों के बीच फंसे हुए हो और तुम्हें अपना रास्ता निकालना है तो तुम क्या करोगे? शेर ने सोचा और फिर बोला, मैं बस कूदकर नदियों को पार कर लूंगा। मेरी ताकत के सामने कोई भी नदी नहीं टिक सकती। बीरबल ने फिर से कहा, तुमने सही जवाब नहीं दिया। मंत्री बनने के लिए तुम्हें परिस्थिति को समझना होगा और लोगों के लिए सही समाधान निकालना होगा। बस कूदने से काम नहीं चलेगा। अब शेर थोड़ा घबराया और फिर बीरबल से पूछा, तो मुझे मंत्री बनने के लिए क्या करना होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी ताकत के साथ साथ दूसरों की मदद भी करनी होगी, उनके दर्द को समझना होगा और सही रास्ते पर ले जाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। ताकत से केवल डर पैदा होता है, लेकिन समझदारी से सम्मान मिलता है। अकबर का फैसला। अब अकबर ने शेर से पूछा, तो शेर, क्या तुम समझ गए कि दरबार में मंत्री बनने के लिए केवल ताकत से काम नहीं चलेगा? तुम्हें लोगों के भले के लिए काम करना होगा और उन्हें मार्गदर्शन देना होगा। शेर ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मुझे अब यह समझ में आ गया कि केवल दहशत और ताकत से काम नहीं चलता। दरबार में काम करने के लिए सही सोच और समझ जरूरी है। मैं अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं मंत्री बनने के योग्य नहीं हूँ। अकबर ने शेर को सम्मानित किया और कहा, तुमने अपनी गलती मानी शेर। यही सबसे बड़ी बात है। मंत्री बनने के लिए कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति अपने आप को समझने में होती है। तुम हमेशा अपने बल का सही उपयोग करना,
और अगर तुम कभी किसी को मदद देना चाहो तो यह याद रखना कि ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से काम करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सबसे अच्छा समाधान था। शेर ने यह समझा कि ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण समझदारी होती है। शेर ने शिष्टाचार के साथ अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे दरबार से बाहर निकल गया। उसे समझ में आ गया था कि जंगल में राज करना और दरबार में राज करना अलग चीजें हैं। अगली नई कहानी, बीरबल और वो गांव वाला जिसने कहा, मैं सबको अपनी तरह से सुधार सकता हूँ। दिल्ली के दरबार में एक दिन एक अजीब तरह का गांव वाला आया। उसका नाम था शंकर और उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास देखकर लगता था कि वह कोई बहुत बड़ा आदमी हो। उसकी बातों में ऐसी ताजगी और उग्रता थी जैसे वह हर किसी को अपनी तरह से सुधारने की ताकत रखता हो। शंकर ने अकबर के दरबार में कदम रखा और सबको चुनौती देने वाली मुद्रा में बोला, महाराज, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे मैं हर व्यक्ति को सुधार सकता हूँ। चाहे वह गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अनपढ़, मैं सबको अपनी तरह से सुधार सकता हूँ। अकबर, जो हमेशा नए विचारों और समाधानों के प्रति उत्सुक रहते थे, ने शंकर से कहा, तो तुम्हारे पास कौन सा तरीका है जो सबको सुधार सकता है? हमें बताओ, हम जानना चाहते हैं। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ खड़ा रहते थे और सभी दरबारी गतिविधियों पर नजर रखते थे, मुस्कुराए और शंकर को देखा। उसे यह समझ में आ गया कि शंकर का दावा कुछ खास है, लेकिन उसकी बातें शायद उतनी प्रभावी न हो जितना वह सोचता है। शंकर ने गर्व से कहा, महाराज, मैं लोगों को सिर्फ अपनी तरह से सुधारता हूँ। मैं उन्हें दिखाता हूँ कि अगर वे मेरी तरह सोचने लगे तो वे सब कुछ पा सकते हैं। हर समस्या का हल मेरे पास है, बस लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। मैं उन्हें यह समझाता हूँ कि उनके पास सब कुछ है, बस उन्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और फिर शंकर से कहा, तुम्हारा तरीका दिलचस्प लगता है शंकर, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम्हारे पास सबको सुधारने का तरीका सच में काम करता है? शंकर ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा, महाराज, मुझे तो किसी पर विचार करने की जरूरत नहीं। मैं सबको सुधार सकता हूँ, चाहे उनकी परिस्थिति कोई भी हो। शंकर की परीक्षा। अकबर ने फिर बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, तुम शंकर से उसकी दावों को सच्चाई में बदलकर दिखाने के लिए कहो। उसे साबित करना होगा कि वह सच में सबको अपनी तरह से सुधार सकता है। बीरबल ने शंकर से कहा, तुम्हें अपनी बातें साबित करनी होंगी। मैं तुम्हारे सामने कुछ गांव वाले लाऊंगा जिनकी समस्याएं और स्थितियां अलग अलग होंगी। अगर तुम उनके जीवन को सुधार सको तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। शंकर ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं तैयार हूं बीरबल। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं उन्हें अपनी तरह से सुधार लाऊंगा। प्रथम समस्या, गरीब किसान का दर्द। कुछ दिन बाद बीरबल शंकर को एक छोटे से गांव में ले गया, जहां एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वह अपनी जमीन की उपज से मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। उसकी खेती ठीक से नहीं हो रही थी और वह लगातार परेशानी में था। शंकर ने रामू से मिलकर कहा, रामू भाई, तुम यहाँ क्यों परेशान हो? तुम अपनी सोच को बदलो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में सुधार आ सकता है। मेहनत से बढ़कर कोई चीज नहीं है, बस तुम्हें मेरी तरह सोचना होगा। रामू थोड़ा चौंका, पर महाराज, क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? मेरी खेती में पानी की कमी है और मैं अपनी जमीन पर भी अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ। शंकर ने उसे कहा, देखो, यदि तुम मेरी तरह सोचो तो तुम्हारे पास सब कुछ है। मेहनत करो और जो तुम्हारे पास है उसी से संतुष्ट रहो।
केवल यही तरीका है। बीरबल ने चुपचाप देखा। उसे पता था कि शंकर का समाधान केवल शब्दों में था, लेकिन रामू को असल में किसी ठोस योजना की आवश्यकता थी, न कि सिर्फ एक और उपदेश। बीरबल ने फिर अपनी योजना बनाई और रामू से कहा, तुम्हारे पास पानी की कमी है तो क्यों न तुम एक जल संचयन योजना बनाओ। कुछ टैंकों और कुओं को ठीक कर लो और आसपास के खेतों में पानी की आपूर्ति बढ़ा। इससे तुम्हारी फसलें भी बेहतर होंगी। रामू ने बीरबल की बात मानी और जल्द ही उसकी योजना पर काम शुरू किया। कुछ ही समय में रामू की खेती की स्थिति में सुधार आने लगा। दूसरी समस्या, निराश महिला। बीरबल और शंकर अब एक महिला मोती से मिले जो अपने परिवार की परेशानियों और मुश्किलों से निराश थी। उसका पति कई सालों से बीमार था और उसे लगता था कि वह कभी खुश नहीं रह सकती। शंकर ने कहा, मोती, तुम्हारी स्थिति भी सिर्फ तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। अगर तुम खुश रहोगी तो तुम्हारा जीवन भी खुशहाल होगा। मोती कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, लेकिन महाराज, यह सब शब्दों से नहीं होगा। मेरे पति की बीमारी का क्या होगा? शंकर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जो होता है उसे स्वीकार करो और जो तुम कर सकती हो वह करो। इसे लेकर तुम्हें मेरी तरह सोचने की जरूरत है। बीरबल ने फिर मोती से कहा, तुम अपने पति के इलाज के लिए एक विशेषज्ञ को दिखा सकती हो और उनका उपचार करवा सकती हो। उसके साथ साथ अपने खुद के जीवन को भी खुशहाल बनाने के लिए समय निकालो। सब कुछ एक ही समय में ठीक नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी कोशिशों से एक नई राह खुल सकती है। कुछ समय बाद मोती ने अपने पति को अच्छे डॉक्टर के पास भेजा और अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। अकबर का अंतिम निर्णय। अकबर ने शंकर से पूछा, शंकर, तुम्हारी योजना ने क्या असर डाला? शंकर ने थोड़ा घबराते हुए कहा, महाराज, मेरी बातों से लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनका जीवन असल में बीरबल की योजना से ही सुधरा। उनकी स्थिति तब बेहतर हुई जब बीरबल ने ठोस कदम उठाए, न कि केवल शब्दों से। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल की तरह सोचने से नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने से ही बदलाव आता है। शंकर, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि किसी को सुधारने के लिए केवल उपदेश नहीं, बल्कि ठोस कार्य और सही दिशा की आवश्यकता होती है। शंकर ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे समझ में आ गया महाराज। मैं अब अपनी सोच को और ज्यादा व्यावहारिक बनाने की कोशिश करूंगा। अगली नई कहानी, बीरबल और वो राजा जिसने कहा, मैं सबसे बड़ा न्यायाधीश हूँ। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब और रोचक मामला पेश हुआ। एक राज्य का राजा, जिसका नाम राजा त्रिलोकनाथ था, अकबर के दरबार में आया और उसने खुद को सबसे बड़ा न्यायाधीश बताते हुए एक चुनौती पेश की। राजा त्रिलोकनाथ अकबर के दरबार में आते ही बोला, महाराज, मैं अपनी न्याय की शक्ति से पूरे राज्य में शांति स्थापित कर सकता हूँ। आप मुझसे न्याय का कोई भी मामला ले लीजिए, मैं उसे सुलझा दूंगा। अकबर और दरबारी थोड़ा चौंके, क्योंकि राजा त्रिलोकनाथ की बातों में कुछ अजीब सा था। वह स्वयं को इतना बड़ा न्यायाधीश क्यों मान रहा था? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और फिर कहा, बीरबल, क्या तुम इस राजा के दावे को सही मानते हो? क्या वह वाकई में सबसे बड़ा न्यायाधीश है? बीरबल ने बिना कोई तर्क दिए मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, न्याय कोई व्यक्ति केवल खुद नहीं करता, बल्कि उसे समझदारी और गहरी सोच की आवश्यकता होती है। मैं राजा त्रिलोकनाथ की चुनौती स्वीकार करता हूँ। हमें यह देखना होगा कि वह न्याय में कितना सक्षम है, और इसके लिए मैं एक परीक्षण करूंगा। राजा त्रिलोकनाथ ने अपने दावे को साबित करने के लिए बीरबल से परीक्षा स्वीकार कर ली। अकबर ने कहा, ठीक है,
हम देखेंगे कि तुम सच में सबसे बड़े न्यायाधीश हो। बीरबल, तुम इस परीक्षा का संचालन करो। राजा त्रिलोकनाथ की चुनौती। बीरबल ने राजा त्रिलोकनाथ के सामने एक चुनौती रखी। उसने कहा, राजा त्रिलोकनाथ, हम तुम्हें एक मुश्किल मामला देंगे। इसमें तुम्हें यह बताना होगा कि सही फैसला क्या होगा। यदि तुम सही निर्णय लेते हो तो हम तुम्हारी बुद्धिमानी को स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा फैसला गलत हुआ तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। राजा त्रिलोकनाथ ने आत्मविश्वास से कहा, बीरबल, तुम मुझे जो भी समस्या दोगे मैं उसका समाधान करूंगा। बीरबल ने दरबार से एक मामला चुना। इस गांव के लोग यहाँ आए हैं। ये दोनों एक ही खेत के मालिक हैं और आपस में लड़ रहे हैं। दोनों दावा कर रहे हैं कि खेत उनका है, लेकिन केवल एक ही का खेत होगा। हम चाहते हैं कि तुम यह तय करो कि कौन सही है और कौन गलत। राजा त्रिलोकनाथ ने दोनों को ध्यान से देखा और फिर दोनों के दावे सुने। एक ने कहा कि यह खेत उनके पूर्वजों से है और दूसरे ने कहा कि यह खेत उसकी मेहनत और पसीने का फल है। दोनों के पास अपनी अपनी दलीलें थीं, लेकिन राजा त्रिलोकनाथ का निर्णय जल्द ही आ गया। राजा ने कहा, यह बहुत आसान है। मैं कहता हूं कि खेत दोनों के बीच बांट दिया जाए और दोनों उसमें समान रूप से खेती करें। दोनों को एक बराबरी का हिस्सा मिले ताकि दोनों खुश रहें। बीरबल ने राजा के फैसले को सुना और फिर कहा, राजा त्रिलोकनाथ, तुमने एक सामान्य समाधान सुझाया है, लेकिन क्या तुमने इस पर विचार किया कि किसी एक को नुकसान हो सकता है जबकि दूसरा लाभ पा सकता है? क्या तुमने यह समझा कि इस मामले का समाधान केवल खेत बांटने से नहीं होगा? राजा त्रिलोकनाथ ने घबराकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? बीरबल का समाधान। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, जब किसी मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे के दावे के साथ खड़े होते हैं तो केवल समान भागीदारी का समाधान सही नहीं होता। हमें यह समझना होगा कि दोनों के दावे का क्या आधार है। यही नहीं, हमें यह भी देखना होगा कि उनके बीच का विवाद किस कारण से उत्पन्न हुआ है। अगर हम दोनों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक सच्चे न्यायाधीश की तरह समाधान पा सकते हैं। फिर बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, मैं एक उपाय सुझाऊंगा जो केवल खेत को बांटने के बजाय समाधान निकालेगा। हम पहले यह जांचेंगे कि खेत की असल सीमा क्या है। फिर हम यह देखेंगे कि इनमें से कौन सा किसान अधिक जिम्मेदारी से काम कर रहा है और किसकी मेहनत ज्यादा रही है। राजा त्रिलोकनाथ ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, लेकिन बीरबल, यह बहुत समय लेगा। क्या हमें सीधे फैसला नहीं कर लेना चाहिए? बीरबल ने समझाते हुए कहा, नहीं महाराज, इस मामले में सही फैसला केवल उस स्थिति का विश्लेषण करके लिया जा सकता है। समय की अहमियत तो है, लेकिन सटीकता और न्याय उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। अकबर का फैसला। अकबर ने पूरी घटना को देखा और फिर राजा त्रिलोकनाथ से कहा, राजा त्रिलोकनाथ, तुम्हारा समाधान केवल तात्कालिक था। तुमने समय की कमी को महसूस किया, लेकिन सच्चे न्यायाधीश बनने के लिए तुम्हें गहरी सोच और विश्लेषण की जरूरत होती है। राजा त्रिलोकनाथ ने सिर झुकाया और कहा, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई महाराज। मैंने तुरंत समाधान देने की कोशिश की, लेकिन असल में किसी विवाद को सुलझाने के लिए पहले सोच समझकर समाधान ढूंढना चाहिए। बीरबल ने कहा, सच्चा न्यायाधीश वही है जो पहले सही तथ्यों को समझे, फिर एक उपयुक्त समाधान निकाले। न्याय केवल तात्कालिक समाधान देने का नाम नहीं है, बल्कि हर मामले में गहराई से सोचने की जरूरत होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा त्रिलोकनाथ, तुमने अपनी गलती स्वीकार की। यही सबसे बड़ी बात है। सच्चा न्यायाधीश वही है जो न केवल निर्णय करता है, बल्कि अपनी सोच में निरंतर सुधार भी करता है।
राजा त्रिलोकनाथ ने बीरबल की सलाह मानी और अकबर को धन्यवाद दिया। उसने यह समझ लिया कि किसी मामले का हल केवल जल्दीबाजी से नहीं बल्कि सोच समझकर किया जाता है। अब उसे यह महसूस हुआ कि केवल ताकत या दिखावे से न्याय नहीं किया जा सकता। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने हमेशा हमें सिखाया है कि सही निर्णय के लिए समय और सोच की जरूरत होती है। तुम हमेशा सही राह पर ले आते हो। अगली नई कहानी, बीरबल और वो साधु जिसने कहा, मुझे हर समस्या का जवाब है। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया जो अपनी लंबी दाढ़ी, सफेद चादर और आत्मविश्वास से भरे हुए शब्दों के कारण सबका ध्यान खींच रहा था। साधु ने दरबार में आते ही घोषणा की, मुझे हर समस्या का समाधान पता है। जो भी सवाल तुम मुझसे पूछोगे मैं उसका उत्तर दूंगा। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। दरबारी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, लेकिन अकबर की आंखों में जिज्ञासा थी। वह जानते थे कि यह साधु सच में किसी खास तरीके से आया है। अकबर ने साधु से पूछा, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास हर समस्या का हल है, लेकिन क्या तुम सच में हमारे दरबार की किसी भी कठिन समस्या का समाधान दे सकते हो? साधु ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, महाराज, कोई भी सवाल हो मुझे उसका जवाब पता है। मैं ज्ञान और तपस्या से बहुत दूर दूर की बातें जानता हूँ। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ खड़ा रहता था, मुस्कुराया। उसे साधु की बातों में कुछ संदिग्ध सा लगा और उसे लगा कि शायद यह साधु अपने ज्ञान के बल पर दरबार में किसी भ्रम को फैलाना चाहता है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस साधु की परीक्षा ले सकता हूँ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, ठीक है बीरबल, तुम इसे परीक्षा में डालो। देखो यह साधु सच में ज्ञान का धनी है या सिर्फ अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर रहा है। साधु की परीक्षा। बीरबल ने साधु से कहा, साधु बाबा, आप कहते हो कि आपके पास हर सवाल का जवाब है, तो क्यों न हम एक सवाल पूछें? यह सवाल काफी सरल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब पूरी ईमानदारी से दें। साधु ने चिढ़ते हुए कहा, मैं तैयार हूं, आप सवाल पूछिए। बीरबल ने अपनी आंखों में शरारत लाते हुए कहा, साधु बाबा, हम सभी जानते हैं कि सूरज की रोशनी दिन में सबसे ज्यादा होती है और रात में यह गायब हो जाती है। अब हमें यह बताइए कि जब सूरज की रोशनी पूरी तरह से गायब हो जाती है तो रात में अंधेरा क्यों होता है? क्या सूरज का अंधेरा भी कोई चीज है? साधु को यह सवाल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी दाढ़ी मसलते हुए कहा, अच्छा सवाल है बीरबल। तुम्हारा सवाल यह है कि सूरज का अंधेरा क्या है, तो इसका सीधा जवाब है कि सूरज का अंधेरा नहीं हो सकता। सूरज की रोशनी हमेशा फैलती है और रात के समय यह धरती की परिधि से बाहर चली जाती है। यही कारण है कि रात में अंधेरा होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, साधु बाबा, आपने सिर्फ अपना ज्ञान दिखाया, लेकिन क्या आपने यह सोचा कि हमारी आंखों में तो सूरज की रोशनी की कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी अंधेरा क्यों होता है? क्या आप नहीं समझते कि अंधेरा सिर्फ सूरज की रोशनी का अभाव नहीं, बल्कि यह हमारी दृष्टि की सीमाएं हैं? साधु चुप हो गया। बीरबल ने फिर कहा, साधु बाबा, सूरज की रोशनी में अंधेरा नहीं हो सकता, लेकिन यह हमारे दृष्टिकोण में हो सकता है। जिस तरह हम अपने जीवन को देखते हैं, उसी तरह हमारे सवालों के उत्तर भी बदल सकते हैं। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? अगली परीक्षा, आत्मा और शरीर। अकबर ने साधु को एक और मौका दिया। ठीक है साधु बाबा, बीरबल की बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है। अब तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूं। साधु ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास का जहर भरते हुए कहा, महाराज पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं।
अकबर ने फिर सवाल किया, आप कहते हो कि आपके पास हर समस्या का हल है, तो बताइए शरीर और आत्मा के बीच अंतर क्या है? शरीर मर जाता है पर आत्मा क्यों जीवित रहती है? साधु ने तुरंत कहा, महाराज यह बहुत आसान सवाल है। आत्मा अमर होती है क्योंकि यह भगवान से जुड़ी होती है। शरीर केवल एक साधन है जिसे जीवन के कार्यों के लिए दिया जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। बीरबल ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, साधु बाबा, आपकी बातों में सच्चाई है, लेकिन इसका जवाब तो हम खुद में ही तलाश सकते हैं। शरीर और आत्मा का फर्क तब समझ में आता है जब हम अपने भीतर की गहरी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम सच्चाई को समझने के बजाय केवल बाहरी दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं तो हमें जवाब मिलता है। लेकिन जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से सोचते हैं तब हमें समझ में आता है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के पूरक हैं। साधु हैरान हो गया क्योंकि बीरबल ने एक ऐसा उत्तर दिया था जो उसकी सोच से कहीं अधिक गहरा था। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और अकबर की ओर देखा। अकबर का फैसला। अकबर ने बीरबल को देखा और फिर साधु से कहा, साधु बाबा, आपकी बातों में ज्ञान तो था, लेकिन असल में गहरे सवालों का जवाब केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में छिपा होता है। आप हमें केवल अपनी बातों से प्रभावित करना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने हमें यह सिखाया कि असली ज्ञान केवल हमारे अंदर से आता है, न कि केवल शब्दों से। साधु ने अकबर की बातों को समझा और बोला, महाराज, मुझे यह समझ में आया कि असली ज्ञान वह नहीं जो हम दूसरों को बताते हैं, बल्कि वह है जो हम खुद अनुभव करते हैं। मैं आज समझ गया कि सिर्फ बाहरी ज्ञान से काम नहीं चलता, हमें अपनी आत्मा की भी गहरी समझ होनी चाहिए। अकबर ने साधु से कहा, तुमने बहुत अच्छा समझा साधु बाबा। असली ज्ञान कभी भी बाहरी शब्दों में नहीं होता, वह हमारे भीतर छिपा होता है। तुम्हें इसका एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो धोबी जिसने कहा, मैं राजा से भी बड़ा हूँ। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब घटनाक्रम हुआ। दरबार में अचानक एक धोबी जिसका नाम रामू था घुस आया। उसके कपड़े मैले और शरीर पर धूल सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था। वह सीधे अकबर के पास गया और बड़े अभिमान से बोला, महाराज, मैं आपको चुनौती देने आया हूँ। मैं खुद को राजा से भी बड़ा समझता हूँ। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। अकबर और दरबारियों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। अकबर ने रामू को घूरते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम एक साधारण धोबी हो और तुम खुद को राजा से बड़ा मानते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? रामू ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा, महाराज, आप राजाओं का काम करते हैं, लेकिन मैं वह काम करता हूँ जो समाज के हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करता है। अगर मेरी सेवाएं न हो तो राजाओं के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होंगे। इसलिए मैं राजा से भी बड़ा हूँ, क्योंकि मेरी जरूरत हर व्यक्ति को है। अकबर ने उसे शरारती अंदाज में देखा और फिर बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल, क्या तुम इस आदमी की बातों का सही जवाब दे सकते हो? क्या सच में वह खुद को राजा से बड़ा मान सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हम इसे एक चुनौती के रूप में ले सकते हैं। अगर रामू खुद को राजा से बड़ा मानता है तो मैं उसे यह साबित करने का मौका दूंगा। रामू की चुनौती। बीरबल ने रामू से कहा, ठीक है, तुम खुद को राजा से बड़ा मानते हो तो हम तुम्हारी बातों की परीक्षा लेंगे। मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगा और अगर तुम सही जवाब दे पाओ तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में राजा से बड़े हो। रामू ने गर्व से कहा, पूछो बीरबल। मैं तैयार हूँ। बीरबल ने सबसे पहला सवाल पूछा,
रामू, क्या तुम यह बता सकते हो कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, जो न तो किसी राजा के पास होती है और न ही किसी गरीब के पास? रामू ने तुरंत जवाब दिया, यह तो बहुत आसान सवाल है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है समय। समय वह चीज है जिसे हम किसी भी हालत में वापस नहीं ला सकते। राजा हो या गरीब, समय सभी के लिए समान है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो राम। समय वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, लेकिन यह क्या साबित करता है कि तुम राजा से बड़े हो? रामू ने अपने दिमाग को तेज करते हुए कहा, राजा के पास हर चीज हो सकती है, लेकिन समय को वह भी नहीं रोक सकता। इसलिए समय के मामले में मैं राजा से बड़ा हूँ। बीरबल मुस्कुराए और फिर अगला सवाल पूछा, रामू, अगर तुम्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बतानी हो तो वह क्या होगी? रामू ने बिना सोचे समझे कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरी मेहनत। मैं जिस मेहनत से कपड़े धोता हूँ, वह मेहनत मुझे किसी राजा से ज्यादा बड़ी बनाती है। मैं बिना थके दिन रात काम करता हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल ने फिर से सवाल किया, अगर तुम मेहनत के मामले में राजा से बड़े हो तो क्या तुम यह बता सकते हो कि एक राजा के पास जो सुख सुविधाएं होती हैं, वह तुम्हारे पास क्यों नहीं हो सकती? रामू ने थोड़ी देर सोचा, फिर उत्तर दिया, मेरे पास मेहनत की ताकत है, लेकिन मेरे पास वह ऐश्वर्य नहीं है जो एक राजा के पास होता है। हालांकि मैं अपने काम में इतना संतुष्ट हूं कि मुझे ऐश्वर्य की कोई जरूरत नहीं। बीरबल का जवाब। बीरबल ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और फिर अपनी बात रखी, रामू, तुमने मेहनत और समय के बारे में बहुत अच्छे विचार दिए, लेकिन सच्चाई यह है कि राजा और धोबी के बीच का अंतर सिर्फ काम की प्रकृति में नहीं है। राजा का काम केवल ऐश्वर्य और शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका काम समाज की भलाई के लिए होता है। वह निर्णय लेता है, वह कानून बनाता है, वह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जबकि तुम्हारा काम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम समाज की एक छोटी सी जरूरत पूरी करते हो, जबकि राजा समाज की बड़ी जरूरतों को समझता है। रामू ने बीरबल की बातों को समझा और थोड़ा झुका हुआ महसूस किया। तो क्या तुम यह कह रहे हो कि मेरी मेहनत या समय का मूल्य कम है? बीरबल ने कहा, नहीं राम, तुम्हारी मेहनत और समय की कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन असली बड़ा व्यक्ति वही होता है जो न केवल अपनी जरूरतों को समझे बल्कि समाज के लिए भी कुछ करे। राजा का काम समाज की भलाई और न्याय की स्थापना करना है, जबकि तुम्हारा काम केवल एक छोटे से हिस्से को पूरा करता है। इसलिए तुम राजा से बड़ा नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारा काम महत्वपूर्ण है और हमें तुम्हारी मेहनत की कदर करनी चाहिए। अकबर का निर्णय। अकबर ने पूरी घटना को गौर से सुना और फिर रामू से कहा, रामू, तुम्हारे शब्दों में कोई गलती नहीं है। मेहनत और समय की अहमियत को तुमने सही तरीके से बताया, लेकिन याद रखना, जो काम समाज के बड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए किया जाता है, वही सबसे बड़ा होता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा काम और तुम्हारी सोच सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक राजा का काम सभी की भलाई के लिए होता है। रामू ने अकबर की बातों को समझा और सिर झुका लिया। मुझे अब यह समझ में आ गया महाराज, मैं हमेशा अपने काम को महान मानता था, लेकिन आज मैंने यह जाना कि किसी भी काम का महत्व समाज के लिए उसकी उपयोगिता में है। अकबर ने रामू को सम्मानित किया और कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत और समझदारी को मैं कीमती मानता हूँ। तुम हमेशा अपना काम सही तरीके से करना और समाज के भले के लिए अपनी सोच को और भी बड़ा बना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही बात है महाराज, हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हर काम का मूल्य है, चाहे वह राजा का हो या किसी धोबी का। एक दिन अकबर की सुबह की बैठक में दरबारियों की हलचल थी।
हर किसी के चेहरे पर एक विशेष उत्सुकता थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। दरबार में बैठने के बाद अकबर ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ सभी को देखा और फिर बोला, आज मैं एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जिसे कोई भी नहीं सुलझा पाएगा। बीरबल, जो अकबर के बुद्धिमान दरबारी थे, मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, क्या ऐसा कोई सवाल है जो मैं नहीं सुलझा सकता? अकबर की आंखों में शरारत झलकी और उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम इसे नहीं सुलझा सकोगे बीरबल, पर सवाल इतना कठिन है कि तुम भी सोच में पड़ जाओगे। बीरबल ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सच हो सकता है, लेकिन क्या आप तैयार हैं उस सवाल का जवाब देने के लिए जो मैं आपको दूं? अकबर की आंखों में चमक आ गई। बीरबल, तुम हमेशा की तरह चालाक हो, लेकिन आज तुम्हारे दिमाग की तेजी का परीक्षण होगा। मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसे केवल असली बुद्धिमान व्यक्ति ही हल कर सकता है। इसके बाद अकबर ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया और कहा, सवाल यह है, मैं जानना चाहता हूँ इस दरबार में सबसे तेज दिमाग किसका है? सभी दरबारी एक दूसरे को चुपके से देखने लगे और कुछ पल तक चुप्पी छाई रही। कोई नहीं जानता था कि अकबर का सवाल कितनी गंभीरता से लिया जाए। तभी एक युवा दरबारी, जिसका नाम नसरुद्दीन था, खड़ा हुआ और बोला, महाराज, अगर आप इस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं तो क्यों न इसे एक चुनौती के रूप में रखा जाए। दरबार के सभी दरबारी अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करें और जो सबसे तेज दिमाग वाला साबित होगा वही आपके सवाल का उत्तर देगा। अकबर ने सोचा और फिर मुस्कुराया, यह अच्छा विचार है नसरुद्दीन। ठीक है, हम एक चुनौती देंगे, लेकिन याद रखो यह एक शर्त के साथ होगी, जो इस चुनौती में हार जाएगा उसे अपनी नौकरी छोड़नी होगी। अब दरबार में हलचल मच गई। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, यह सोचते हुए कि क्या कोई अपनी नौकरी छोड़ने के जोखिम में डालेगा। बीरबल ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और अकबर से कहा, महाराज, यदि आप अपनी शर्तें रखते हैं तो मैं भी अपनी शर्त रखता हूँ। यदि मैं इस चुनौती में जीत गया तो आप मुझे एक ऐसी शर्त देंगे जो आपके दिमाग को भी हैरान कर देगी। अकबर ने ध्यान से बीरबल को देखा और कहा, अच्छा बीरबल, तुम्हें क्या शर्त चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप मुझे केवल एक सप्ताह का समय देंगे और मुझे वह सवाल मिलेगा जो आप मुझसे पूछने वाले हैं। अगर मैं उस सवाल का सही उत्तर दे दूं तो मेरी शर्त पर अमल करें। अकबर ने हंसी में कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा कुछ न कुछ नया करना चाहते हो, लेकिन ठीक है, मैं मानता हूं तुम्हारी शर्त। तब शुरू हुआ दरबार का सबसे दिलचस्प दिमागी मुकाबला। चुनौती के अगले दिन से सभी दरबारी एक दूसरे से बढ़कर सवाल पूछने लगे। कौन सबसे अच्छा सवाल पूछेगा? कौन सबसे तेज होगा? सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। वह न केवल दिमागी चुनौती का सामना कर रहा था, बल्कि अकबर की शर्त का भी। वहीं नसरुद्दीन ने एक अजीब सा सवाल पूछा, क्या किसी ने कभी ऐसे सवाल का जवाब दिया है जिसका कोई जवाब न हो? इस सवाल पर दरबारियों के चेहरे पर भ्रम और हंसी का मिश्रण था, मगर बीरबल ने इसे सहजता से हंसी में लिया। बिल्कुल, हर सवाल का उत्तर होना जरूरी नहीं है। कभी कभी न बोलना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। इसके बाद दरबार में कई ऐसे पल आए जब बीरबल ने अकबर के सामने सवालों का ऐसा समाधान दिया जिसे सुनकर अकबर का चेहरा खिल उठा। लेकिन सबसे दिलचस्प पल तब आया जब एक दिन अकबर ने अचानक एक और अजीब सवाल पूछा, बीरबल, बताओ, दरबार का सबसे तेज दिमाग कौन है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, दरबार में सबसे तेज दिमाग वह है जो बिना किसी शर्त के सही समय पर सही बात कहता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई।
बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी पर हमेशा गर्व होता है। तुमने हमें यह सिखाया कि सबसे तेज दिमाग वही है जो हमेशा स्थिति को समझकर सबसे उपयुक्त कदम उठाता है। कहानी का मोड़। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अकबर ने बीरबल से कहा, तो बीरबल, तुम जीत गए। अब मैं तुम्हारी शर्त को मानता हूँ, लेकिन तुमने कहा था कि तुम एक और सवाल पूछोगे। तो वह सवाल क्या होगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरा सवाल यही है, क्या अगली बार आप मुझे बिना किसी शर्त के 1 सप्ताह का समय देंगे? अकबर और दरबारियों ने ठहाका लगाया और सबने समझ लिया कि बीरबल का दिमाग हमेशा किसी न किसी रास्ते से जीतता है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो व्यापारी जिसने कहा, मैं अपनी बुद्धि से दुनिया बदल सकता हूँ। बीरबल की गिनती अकबर के सबसे चतुर और बुद्धिमान दरबारियों में होती थी। उसकी चालाकी और चतुराई के किस्से पूरी दिल्ली में मशहूर थे। अकबर हमेशा किसी न किसी नई चुनौती के लिए बीरबल को सामने लाता रहता था, लेकिन एक दिन दरबार में एक ऐसा व्यापारी आया जिसका दावा था कि वह अपनी बुद्धि से दुनिया बदल सकता है। यह व्यापारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। नाम था सैयद असलम। उसकी उम्र 50 के आसपास थी, पर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और बड़ाई का एक ऐसा आभास था कि किसी को भी यह लगने लगता था कि वह सच में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। वह हर किसी से यही कहता फिरता था कि उसके पास ऐसी रणनीतियां और विचार हैं जो अगर लागू की जाएं, तो समाज और दुनिया में क्रांति ला सकती हैं। एक दिन सैयद असलम ने दिल्ली के बाजारों में अपनी चमत्कारी बुद्धि का प्रचार शुरू किया और अकबर के दरबार में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उसने खुद को एक व्यवसायी बताया, लेकिन अपने व्यापार के बारे में वह कम ही बात करता था। उसकी सारी बातें सिर्फ एक ही दिशा में होती थीं। वह अपनी बुद्धि के दम पर समाज को नया रूप देने के लिए तैयार था। अकबर के दरबार में एक दिन अकबर और बीरबल के बीच बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी की कदर हम सब करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो दावा कर रहा है कि वह अपनी बुद्धि से दुनिया बदल सकता है। तुम जानते हो, मैं किसी भी व्यक्ति की बात को चुनौती देने से नहीं डरता। क्या तुम इस व्यक्ति से मिलना चाहोगे? बीरबल ने बिना समय गवाए कहा, महाराज, अगर वह वास्तव में अपनी बुद्धि से दुनिया बदलने का दावा करता है, तो मुझे उससे मिलकर यह देखना चाहिए कि वह क्या सोचता है। मुझे यकीन है कि उसकी बुद्धि केवल एक उबला हुआ पानी जैसी होगी, जो बहुत ज्यादा उबालने पर उफान मारने लगेगी, लेकिन फिर ठंडी हो जाएगी। मैं उसे इस ठंडक से परिचित कराऊंगा। अकबर मुस्कुराए और कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें उसके सामने भेजता हूँ। देखता हूँ तुम उसे क्या समझाते हो। लेकिन ध्यान रखना, उसकी बातों में कोई आहत न हो। दरबार की शांति बनी रहनी चाहिए। बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया और सैयद असलम से मिलने का फैसला किया। सैयद असलम से मुलाकात। जब बीरबल सैयद असलम से मिला तो उसने देखा कि व्यापारी का आत्मविश्वास वाकई बहुत अधिक था। वह हमेशा अपने व्यापार और दुनिया को सुधारने के अपने विचारों की बात करता रहता था। बीरबल ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर उससे एक सवाल पूछा, असलम भाई, तुम कहते हो कि तुम अपनी बुद्धि से दुनिया को बदल सकते हो। क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो कि ऐसा कैसे होगा? सैयद असलम ने एक गहरी सांस ली और फिर जैसे एक उपदेशक की तरह बोलने लगा, बीरबल, मेरी रणनीतियां पूरी दुनिया को एक नए रास्ते पर ले जाएंगी। मैं समझता हूं कि अगर हम व्यापार की दुनिया को पूरी तरह से नए तरीके से देखें, तो दुनिया की सारी परेशानियां हल हो सकती हैं। मेरी समझ से यदि हम हर व्यक्ति को इस सिद्धांत के बारे में बताएं कि जो वह करता है वही उसे दुनिया में एक जगह दिलाता है, तो हर कोई अपनी जगह पाएगा। कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा,
और हर किसी के पास सम्मान होगा। यह मेरा मिशन है, दुनिया को इस नजरिए से देखना जहां हर कोई अपने कर्मों के अनुसार एक बेहतर जीवन जी सके। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है तुम बड़े अच्छे विचारक हो, लेकिन क्या तुम्हारे इस विचार से दुनिया की सच्चाई बदल जाएगी? असलम थोड़ा चौंका, क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, असलम भाई, सोचो यदि दुनिया को ऐसे बदलना इतना आसान होता तो हर कोई यही करता। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग अपनी बुद्धि से कुछ बड़ा करने की बजाय खुद को कैसे सशक्त बना सकते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि हर व्यक्ति को अपनी बुद्धि का वास्तविक उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? असलम ठिठक गया। क्या तुम यह कह रहे हो कि मेरी बातें गलत हैं? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी बातें गलत नहीं हैं, पर शायद तुम्हारी समझ में कुछ कमी है। यह दुनिया केवल विचारों से नहीं बदलती, बल्कि उसे चलाने के लिए हमें अपने कर्मों और कामों से सही दिशा में कदम बढ़ाने होते हैं। तुम्हारी बुद्धि से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों से समाज जरूर बदल सकता है। असलम का चेहरा लाल हो गया। वह इस बात से परेशान था कि बीरबल ने उसे इतनी साधारण सी बात कैसे समझा दी। बीरबल ने फिर कहा, असलम भाई, तुम्हारी बुद्धि में कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे दृष्टिकोण में संतुलन की कमी है। जब तक तुम अपनी ताकत और बुद्धि को सही दिशा में नहीं लगाओगे, तब तक दुनिया की दिशा बदलना बहुत मुश्किल होगा। अकबर की परीक्षा। अकबर ने इस पूरी बात को सुना और उसे चुनौती दी। असलम, तुम कहते हो कि अपनी बुद्धि से दुनिया बदल सकते हो, तो क्यों न हम एक प्रतियोगिता करें? तुम्हें 3 दिन का समय देंगे। 3 दिन में तुम हमें अपनी योजना बताओ कि तुम किस तरह से अपनी बुद्धि से समाज को बदल सकते हो। अगर तुमने हम सबको संतुष्ट किया, तो मैं तुम्हारी योजना को अपनाऊंगा और तुम्हें हर संभव मदद दूंगा। असलम ने चुनौती स्वीकार की और 3 दिन का समय लिया। वह रात दिन अपने विचारों पर काम करने लगा, लेकिन बीरबल ने उसे हर कदम पर सावधानी से देखा। बीरबल जानता था कि असलम केवल अपने शब्दों से झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इस झूठ को सच में तब्दील करने के लिए अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा था। तीसरे दिन जब असलम ने अपनी योजना प्रस्तुत की, तो उसने कहा, महाराज, मेरी योजना बहुत सीधी है। यदि हर व्यक्ति को समझाया जाए कि वह अपने जीवन में किस प्रकार की मेहनत करेगा, तो वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी अच्छा करेगा। जब हर आदमी अपने काम में ईमानदारी से लगेगा, तो समाज अपने आप सुधार जाएगा। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, असलम भाई, यह वही बात है जो मैंने पहले भी तुम्हें कही थी। तुम्हारी बुद्धि से किसी को भी नया दृष्टिकोण मिल सकता है, लेकिन वास्तविक बदलाव केवल कर्मों से आएगा, न कि केवल शब्दों से। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, असलम, तुम्हारी योजना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बीरबल की बात में भी एक गहरी सच्चाई छिपी है। बदलाव हर व्यक्ति के कर्मों से ही आता है और सिर्फ सोचने से नहीं। असलम को यह महसूस हुआ कि बीरबल ने उसकी योजना को पूरी तरह से समझ लिया था और उसकी अच्छाई को सही दिशा में मोड़ा था। उसने अपने आत्मविश्वास को खो दिया और समझ गया कि उसकी योजना पूरी तरह से शब्दों में बसी हुई थी। असल में उसे साकार रूप देने के लिए उसे खुद को भी बदलने की जरूरत थी। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने हमें यह सिखाया कि किसी भी विचार या योजना का असली मूल्य तभी होता है जब वह काम करने में रूपांतरित होती है। तुमने हमें यह समझाया कि किसी की बुद्धि में कोई कमी नहीं होती, लेकिन यदि उसे सही दिशा नहीं मिलती तो वह किसी काम की नहीं होती। असलम ने सिर झुका लिया और बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी बात सही से समझी। मैं अपनी बुद्धि से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से दुनिया बदलने की कोशिश करूंगा। अगली नई कहानी।
बीरबल और वो मूर्ख व्यापारी जिसने कहा मेरे पास है सबकी समस्या का हल। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया व्यापारी आया। नाम था रमेश। वह एक उत्साही व्यक्ति था जो हमेशा अपनी चकाचौंध और बड़ाई करने में लगा रहता था। दरबार में आते ही उसने यह ऐलान कर दिया, मुझे विश्वास है कि मेरे पास हर समस्या का हल है। कोई भी समस्या हो मैं उसे 1 मिनट में हल कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर दरबार के सभी लोग चौंक गए, लेकिन यह चमत्कार की तरह सुनाई दे रहा था। ऐसे दावे तो अक्सर बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन यह व्यापारी तो साधारण सा ही लग रहा था। अकबर की जिज्ञासा बढ़ी और उसने रमेश से कहा, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास हर समस्या का हल है, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? रमेश ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, आपकी दरबार में मौजूद हर समस्या का हल मेरे पास है। मैं किसी भी समस्या को हल कर सकता हूँ, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। अकबर ने रमेश से पूछा, ठीक है, तो हम इसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं। अगर तुम हर समस्या का हल दे सकते हो तो क्यों न हम तुमसे एक चुनौती लें। यदि तुम इसे हल कर पाओ तो तुम्हें हमारे दरबार में विशेष स्थान मिलेगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। रमेश ने बिना किसी डर के कहा, महाराज, मैं तैयार हूँ। कोई भी समस्या हो मैं उसे हल कर दूंगा। चुनौती की शुरुआत। अकबर ने एक जटिल और अजीब समस्या दी। उसने कहा, रमेश, मेरी पहली समस्या यह है कि हमारे साम्राज्य के एक गांव में अचानक पानी की कमी हो गई है। लोग परेशान हैं और खेती प्रभावित हो रही है। तुम बताओ इस समस्या का क्या हल है? रमेश को यह सवाल थोड़ा कठिन लगा, लेकिन उसने बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, इसे हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस हमें वहां एक बड़ा तालाब बनाना होगा जिससे पानी की कमी दूर हो सके। इसके बाद मैं किसानों को पानी बांटने के लिए कुछ मोटे पैसों में मदद दूंगा ताकि उनकी खेती ठीक से हो सके। अकबर ने सोचा कि यह उत्तर अच्छा है, लेकिन बीरबल की निगाहें रमेश पर थी। वह चुपचाप मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वह जानते थे कि रमेश का उत्तर कितना सही था। अकबर ने रमेश से पूछा, क्या तुमने इस तालाब के निर्माण के लिए स्थान और समय का अनुमान लगाया है? क्या तुम्हारे पास कोई ठोस योजना है? रमेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, नहीं महाराज, लेकिन मुझे यकीन है कि तालाब बनाने से समस्या हल हो जाएगी। अकबर ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने बस एक सामान्य उपाय सुझाया है जो किसी भी समझदार व्यक्ति के दिमाग में आ सकता है, लेकिन यह योजना पूरी तरह से अपूर्ण है। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, रमेश ने एक सामान्य समाधान प्रस्तुत किया है, लेकिन समस्या का हल केवल तालाब बनाने में नहीं है। पानी की कमी का असली कारण यह हो सकता है कि जमीन में पानी समाने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। हमें यह देखना होगा कि पानी का बहाव कहाँ रुक रहा है और क्या उसे कहीं और से लाया जा सकता है। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारा क्या सुझाव है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, हम एक जल संचयन योजना बनाएंगे जिसमें न केवल तालाब बल्कि आसपास की नदियों, कुओं और झरनों को भी जोड़ने की योजना शामिल होगी। हमें पानी का उचित प्रबंधन करना होगा ताकि गांव में पानी की समस्या स्थायी रूप से हल हो सके। इस योजना को लागू करने में समय लगेगा, लेकिन यह स्थिर समाधान होगा। रमेश यह सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसने फिर भी एक साहसिकता दिखाई और बोला, महाराज, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। जल संचयन की योजना तो हम कहीं से भी बना सकते हैं। मेरा तरीका ज्यादा प्रभावी है, तालाब बनाना और पानी की आपूर्ति का सीधा रास्ता।
इससे लोग जल्द से जल्द पानी पा सकेंगे। बीरबल ने उसकी बातों पर हंसी उड़ाते हुए कहा, रमेश, अगर समस्या इतनी सरल होती तो हर कोई इसे सुलझा सकता था। तुमने यह समझा नहीं कि पानी की समस्या केवल तालाब बनाकर नहीं सुलझेगी। असल में समाधान की गहराई समझने के लिए हमें भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण और जलवायु की भी समीक्षा करनी पड़ेगी। समाधान का खेल। अकबर ने दोनों के विचार सुने और फिर रमेश से पूछा, तो रमेश, तुम्हारे पास अभी कोई ठोस योजना है? रमेश ने हकलाते हुए कहा, महाराज, मेरी योजना बिल्कुल ठोस है। मैं उस तालाब को इस महीने के भीतर पूरा कर लूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम यह सुनिश्चित कर सकते हो कि 1 महीने के भीतर तालाब बन जाएगा? और क्या तुम्हारे पास उस काम को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधन हैं? रमेश का चेहरा संजीदा हो गया, लेकिन फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा। मुझे यकीन है कि मैं यह कर सकता हूँ। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है रमेश, तुम अपनी योजना को लागू करो और हम देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं। लेकिन ध्यान रखना, बीरबल की योजना जो तुमसे कहीं ज्यादा सटीक है, उसे नजरअंदाज मत करना। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे विश्वास को बनाए रखोगे। अकबर का अंतिम फैसला। कुछ सप्ताह बाद रमेश के द्वारा बनाई गई तालाब की योजना अधूरी रही। गांव में पानी की समस्या जस की तस बनी रही। वह असल में बिना किसी गहरी सोच और तैयारी के केवल एक सामान्य समाधान सुझा रहा था, जिसे लागू करना बहुत कठिन था। इस बीच बीरबल ने अपनी जल संचयन योजना को सफलतापूर्वक लागू किया था और अब गांव में पानी की कोई कमी नहीं थी। अकबर ने रमेश से पूछा, तुमने अपनी योजना का पालन किया, लेकिन परिणाम क्या रहे? रमेश का चेहरा गहरे तनाव में था। महाराज, मेरी योजना असफल रही। मैंने सही तरीके से योजना नहीं बनाई थी और अब मुझे समझ में आया कि बीरबल की योजना ही सही थी। मेरे पास केवल शब्द थे और बीरबल के पास ठोस समाधान था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश भाई, यह सीखने का समय है। दुनिया में हर समस्या का हल केवल शब्दों से नहीं, बल्कि योजनाओं, मेहनत और ठोस कदमों से आता है। तुम्हें अपने विचारों को सही दिशा में लगाना होगा, तभी तुम्हारी बुद्धि का सही उपयोग होगा। अकबर ने रमेश को शांतिपूर्वक समझाते हुए कहा, रमेश, यह तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि तुम्हारी जल्दीबाजी का परिणाम है। तुम्हें अपनी योजना को गहरे विचार और तैयारी के साथ लागू करना चाहिए था। रमेश ने सिर झुका लिया और अब उसे यह समझ में आ गया कि ज्ञान और बुद्धि केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों और योजना में होती है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा सही समाधान लाते हो। तुम्हारी योजना ने न केवल एक समस्या हल की, बल्कि हमें यह सिखाया कि कोई भी समस्या हल करने के लिए जरूरी है धैर्य, योजना और सही दृष्टिकोण। रमेश ने यह स्वीकार किया और वचन लिया कि वह अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करेगा। बीरबल की दुआ से उसे एक नई राह दिखाई दी थी और उसने खुद को और अपनी बुद्धि को सशक्त बनाने का फैसला किया। अगली नई कहानी, बीरबल और वो शेर जो चाहता था कि उसे दरबार में मंत्री बनाया जाए। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। दरबार के सभी लोग एक दूसरे से बड़े ध्यान से बात कर रहे थे। तभी अचानक दरबार के दरवाजे पर भारी पांवों की आवाज सुनाई दी। सब लोग चौंके और देखा कि एक विशाल शेर दरबार में प्रवेश कर रहा था। उसकी गर्दन पर एक गहना लटका हुआ था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। सभी दरबारी डर के मारे एक तरफ हो गए। अकबर ने अपनी कुर्सी से उठकर शेर को देखा और फिर उसने सोचा कि यह कोई बड़ा संकट हो सकता है। लेकिन तभी शेर ने मुंह से बोला, महाराज, मैं एक शेर हूँ,
लेकिन मुझे आपके दरबार में मंत्री बनने का अधिकार चाहिए। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। शेर के बोलने की बात ने सभी को अचंभित कर दिया। अकबर ने शेर की बातों को सुना और फिर हंसते हुए कहा, तुम मंत्री बनना चाहते हो, पर तुम्हारी समझदारी क्या है? मंत्री बनने के लिए केवल ताकत नहीं, बुद्धि और अनुभव की भी जरूरत होती है। शेर ने कहा, महाराज, ताकत और दहशत से मैंने जंगल में राज किया है, लेकिन अब मुझे दरबार में आकर आपके जैसे शाही कामों में भाग लेना है। मेरे पास अनुभव है जो किसी इंसान में नहीं हो सकता। मुझे आपके दरबार में मंत्री की कुर्सी चाहिए। अकबर और दरबारियों ने एक दूसरे को देखा और फिर अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या इस शेर को मंत्री बनाना सही रहेगा? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, शेर की ताकत और साहस किसी से छिपी नहीं है, लेकिन दरबार में मंत्री बनने के लिए कुछ और चीजों की भी जरूरत होती है, बुद्धि, समझदारी और सोचने की क्षमता। मैं एक परीक्षा चाहता हूँ जो शेर के लिए उसके मंत्री बनने की योग्यता साबित कर सके। अकबर ने बीरबल की बात मानी और शेर से कहा, ठीक है शेर, बीरबल तुम्हारी परीक्षा लेगा। अगर तुम उसमें पास हो गए तो तुम्हें मंत्री बना दिया जाएगा। शेर ने गर्व से सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। शेर की परीक्षा। बीरबल ने शेर के लिए एक कठिन परीक्षा तैयार की। उसने दरबारियों को बुलाया और कहा, आज हम शेर को यह दिखा कर रहे हैं कि मंत्री बनने के लिए केवल ताकत ही नहीं, बल्कि सोच समझ और समझदारी की भी जरूरत है। पहला सवाल बीरबल ने शेर से पूछा, अगर तुम्हारे जंगल में दो शेरों के बीच लड़ाई हो जाए और तुम एक को बचाना चाहते हो तो तुम क्या करोगे? शेर ने गर्व से जवाब दिया, मैं दोनों को हरा दूंगा और जो कमजोर होगा उसे छोड़ दूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह तो कोई खास बात नहीं है। मंत्री बनने के लिए तुम्हें शांतिपूर्ण समाधान और समझदारी से काम करना होगा, न कि केवल ताकत से। अब बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम जंगल में एक नदियों के बीच फंसे हुए हो और तुम्हें अपना रास्ता निकालना है तो तुम क्या करोगे? शेर ने सोचा और फिर बोला, मैं बस कूदकर नदियों को पार कर लूंगा। मेरी ताकत के सामने कोई भी नदी नहीं टिक सकती। बीरबल ने फिर से कहा, तुमने सही जवाब नहीं दिया। मंत्री बनने के लिए तुम्हें परिस्थिति को समझना होगा और लोगों के लिए सही समाधान निकालना होगा। बस कूदने से काम नहीं चलेगा। अब शेर थोड़ा घबराया और फिर बीरबल से पूछा, तो मुझे मंत्री बनने के लिए क्या करना होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी ताकत के साथ साथ दूसरों की मदद भी करनी होगी, उनके दर्द को समझना होगा और सही रास्ते पर ले जाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। ताकत से केवल डर पैदा होता है, लेकिन समझदारी से सम्मान मिलता है। अकबर का फैसला। अब अकबर ने शेर से पूछा, तो शेर, क्या तुम समझ गए कि दरबार में मंत्री बनने के लिए केवल ताकत से काम नहीं चलेगा? तुम्हें लोगों के भले के लिए काम करना होगा और उन्हें मार्गदर्शन देना होगा। शेर ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मुझे अब यह समझ में आ गया कि केवल दहशत और ताकत से काम नहीं चलता। दरबार में काम करने के लिए सही सोच और समझ जरूरी है। मैं अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं मंत्री बनने के योग्य नहीं हूं। अकबर ने शेर को सम्मानित किया और कहा, तुमने अपनी गलती मानी शेर। यही सबसे बड़ी बात है। मंत्री बनने के लिए कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति अपने आप को समझने में होती है। तुम हमेशा अपने बल का सही उपयोग करना, और अगर तुम कभी किसी को मदद देना चाहो तो यह याद रखना कि ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से काम करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सबसे अच्छा समाधान था। शेर ने यह समझा कि ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण समझदारी होती है।
शेर ने शिष्टाचार के साथ अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे दरबार से बाहर निकल गया। उसे समझ में आ गया था कि जंगल में राज करना और दरबार में राज करना अलग चीजें हैं। अगली नई कहानी, बीरबल और वो गांव वाला जिसने कहा मैं सबको अपनी तरह से सुधार सकता हूँ। दिल्ली के दरबार में एक दिन एक अजीब तरह का गांव वाला आया। उसका नाम था शंकर और उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास देखकर लगता था कि वह कोई बहुत बड़ा आदमी हो। उसकी बातों में ऐसी ताजगी और उग्रता थी जैसे वह हर किसी को अपनी तरह से सुधारने की ताकत रखता हो। शंकर ने अकबर के दरबार में कदम रखा और सबको चुनौती देने वाली मुद्रा में बोला, महाराज, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे मैं हर व्यक्ति को सुधार सकता हूँ। चाहे वह गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अनपढ़, मैं सबको अपनी तरह से सुधार सकता हूँ। अकबर, जो हमेशा नए विचारों और समाधानों के प्रति उत्सुक रहते थे, ने शंकर से कहा, तो तुम्हारे पास कौन सा तरीका है जो सबको सुधार सकता है? हमें बताओ, हम जानना चाहते हैं। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ खड़ा रहते थे और सभी दरबारी गतिविधियों पर नजर रखते थे, मुस्कुराए और शंकर को देखा। उसे यह समझ में आ गया कि शंकर का दावा कुछ खास है, लेकिन उसकी बातें शायद उतनी प्रभावी न हो जितना वह सोचता है। शंकर ने गर्व से कहा, महाराज, मैं लोगों को सिर्फ अपनी तरह से सुधारता हूँ। मैं उन्हें दिखाता हूँ कि अगर वे मेरी तरह सोचने लगें तो वे सब कुछ पा सकते हैं। हर समस्या का हल मेरे पास है, बस लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। मैं उन्हें यह समझाता हूँ कि उनके पास सब कुछ है, बस उन्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और फिर शंकर से कहा, तुम्हारा तरीका दिलचस्प लगता है शंकर, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम्हारे पास सबको सुधारने का तरीका सच में काम करता है? शंकर ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा, महाराज, मुझे तो किसी पर विचार करने की जरूरत नहीं। मैं सबको सुधार सकता हूँ, चाहे उनकी परिस्थिति कोई भी हो। शंकर की परीक्षा। अकबर ने फिर बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, तुम शंकर से उसकी दावों को सच्चाई में बदलकर दिखाने के लिए कहो। उसे साबित करना होगा कि वह सच में सबको अपनी तरह से सुधार सकता है। बीरबल ने शंकर से कहा, तुम्हें अपनी बातें साबित करनी होंगी। मैं तुम्हारे सामने कुछ गांव वाले लाऊंगा जिनकी समस्याएं और स्थितियां अलग अलग होंगी। अगर तुम उनके जीवन को सुधार सको तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। शंकर ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं तैयार हूँ बीरबल। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं उन्हें अपनी तरह से सुधार लाऊंगा। प्रथम समस्या, गरीब किसान का दर्द। कुछ दिन बाद बीरबल शंकर को एक छोटे से गांव में ले गया, जहां एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वह अपनी जमीन की उपज से मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। उसकी खेती ठीक से नहीं हो रही थी और वह लगातार परेशानी में था। शंकर ने रामू से मिलकर कहा, रामू भाई, तुम यहाँ क्यों परेशान हो? तुम अपनी सोच को बदलो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में सुधार आ सकता है। मेहनत से बढ़कर कोई चीज नहीं है, बस तुम्हें मेरी तरह सोचना होगा। रामू थोड़ा चौंका, पर महाराज, क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? मेरी खेती में पानी की कमी है और मैं अपनी जमीन पर भी अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ। शंकर ने उसे कहा, देखो, यदि तुम मेरी तरह सोचो तो तुम्हारे पास सब कुछ है। मेहनत करो और जो तुम्हारे पास है उसी से संतुष्ट रहो। केवल यही तरीका है। बीरबल ने चुपचाप देखा। उसे पता था कि शंकर का समाधान केवल शब्दों में था, लेकिन रामू को असल में किसी ठोस योजना की आवश्यकता थी, न कि सिर्फ एक और उपदेश। बीरबल ने फिर अपनी योजना बनाई और रामू से कहा,
तुम्हारे पास पानी की कमी है तो क्यों न तुम एक जल संचयन योजना बनाओ। कुछ टैंकों और कुओं को ठीक कर लो और आसपास के खेतों में पानी की आपूर्ति बढ़ा। इससे तुम्हारी फसलें भी बेहतर होंगी। रामू ने बीरबल की बात मानी और जल्द ही उसकी योजना पर काम शुरू किया। कुछ ही समय में रामू की खेती की स्थिति में सुधार आने लगा। दूसरी समस्या, निराश महिला। बीरबल और शंकर अब एक महिला मोती से मिले जो अपने परिवार की परेशानियों और मुश्किलों से निराश थी। उसका पति कई सालों से बीमार था और उसे लगता था कि वह कभी खुश नहीं रह सकती। शंकर ने कहा, मोती, तुम्हारी स्थिति भी सिर्फ तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। अगर तुम खुश रहोगी तो तुम्हारा जीवन भी खुशहाल होगा। मोती कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, लेकिन महाराज, यह सब शब्दों से नहीं होगा। मेरे पति की बीमारी का क्या होगा? शंकर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जो होता है उसे स्वीकार करो और जो तुम कर सकती हो वह करो। इसे लेकर तुम्हें मेरी तरह सोचने की जरूरत है। बीरबल ने फिर मोती से कहा, तुम अपने पति के इलाज के लिए एक विशेषज्ञ को दिखा सकती हो और उनका उपचार करवा सकती हो। उसके साथ साथ अपने खुद के जीवन को भी खुशहाल बनाने के लिए समय निकालो। सब कुछ एक ही समय में ठीक नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी कोशिशों से एक नई राह खुल सकती है। कुछ समय बाद मोती ने अपने पति को अच्छे डॉक्टर के पास भेजा और अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। अकबर का अंतिम निर्णय। अकबर ने शंकर से पूछा, शंकर, तुम्हारी योजना ने क्या असर डाला? शंकर ने थोड़ा घबराते हुए कहा, महाराज, मेरी बातों से लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनका जीवन असल में बीरबल की योजना से ही सुधरा। उनकी स्थिति तब बेहतर हुई जब बीरबल ने ठोस कदम उठाए, न कि केवल शब्दों से। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल की तरह सोचने से नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने से ही बदलाव आता है। शंकर, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि किसी को सुधारने के लिए केवल उपदेश नहीं, बल्कि ठोस कार्य और सही दिशा की आवश्यकता होती है। शंकर ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे समझ में आ गया महाराज। मैं अब अपनी सोच को और ज्यादा व्यावहारिक बनाने की कोशिश करूंगा। अगली नई कहानी, बीरबल और वो राजा जिसने कहा, मैं सबसे बड़ा न्यायाधीश हूँ। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब और रोचक मामला पेश हुआ। एक राज्य का राजा, जिसका नाम राजा त्रिलोकनाथ था, अकबर के दरबार में आया और उसने खुद को सबसे बड़ा न्यायाधीश बताते हुए एक चुनौती पेश की। राजा त्रिलोकनाथ अकबर के दरबार में आते ही बोला, महाराज, मैं अपनी न्याय की शक्ति से पूरे राज्य में शांति स्थापित कर सकता हूँ। आप मुझसे न्याय का कोई भी मामला ले लीजिए, मैं उसे सुलझा दूंगा। अकबर और दरबारी थोड़ा चौंके, क्योंकि राजा त्रिलोकनाथ की बातों में कुछ अजीब सा था। वह स्वयं को इतना बड़ा न्यायाधीश क्यों मान रहा था? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और फिर कहा, बीरबल, क्या तुम इस राजा के दावे को सही मानते हो? क्या वह वाकई में सबसे बड़ा न्यायाधीश है? बीरबल ने बिना कोई तर्क दिए मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, न्याय कोई व्यक्ति केवल खुद नहीं करता, बल्कि उसे समझदारी और गहरी सोच की आवश्यकता होती है। मैं राजा त्रिलोकनाथ की चुनौती स्वीकार करता हूँ। हमें यह देखना होगा कि वह न्याय में कितना सक्षम है, और इसके लिए मैं एक परीक्षण करूंगा। राजा त्रिलोकनाथ ने अपने दावे को साबित करने के लिए बीरबल से परीक्षा स्वीकार कर ली। अकबर ने कहा, ठीक है, हम देखेंगे कि तुम सच में सबसे बड़े न्यायाधीश हो। बीरबल, तुम इस परीक्षा का संचालन करो। राजा त्रिलोकनाथ की चुनौती। बीरबल ने राजा त्रिलोकनाथ के सामने एक चुनौती रखी। उसने कहा, राजा त्रिलोकनाथ, हम तुम्हें एक मुश्किल मामला देंगे।
इसमें तुम्हें यह बताना होगा कि सही फैसला क्या होगा। यदि तुम सही निर्णय लेते हो तो हम तुम्हारी बुद्धिमानी को स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा फैसला गलत हुआ तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। राजा त्रिलोकनाथ ने आत्मविश्वास से कहा, बीरबल, तुम मुझे जो भी समस्या दोगे मैं उसका समाधान करूंगा। बीरबल ने दरबार से एक मामला चुना। इस गांव के लोग यहाँ आए हैं। ये दोनों एक ही खेत के मालिक हैं और आपस में लड़ रहे हैं। दोनों दावा कर रहे हैं कि खेत उनका है, लेकिन केवल एक ही का खेत होगा। हम चाहते हैं कि तुम यह तय करो कि कौन सही है और कौन गलत। राजा त्रिलोकनाथ ने दोनों को ध्यान से देखा और फिर दोनों के दावे सुने। एक ने कहा कि यह खेत उनके पूर्वजों से है और दूसरे ने कहा कि यह खेत उसकी मेहनत और पसीने का फल है। दोनों के पास अपनी अपनी दलीलें थीं, लेकिन राजा त्रिलोकनाथ का निर्णय जल्द ही आ गया। राजा ने कहा, यह बहुत आसान है। मैं कहता हूं कि खेत दोनों के बीच बांट दिया जाए और दोनों उसमें समान रूप से खेती करें। दोनों को एक बराबरी का हिस्सा मिले ताकि दोनों खुश रहें। बीरबल ने राजा के फैसले को सुना और फिर कहा, राजा त्रिलोकनाथ, तुमने एक सामान्य समाधान सुझाया है, लेकिन क्या तुमने इस पर विचार किया कि किसी एक को नुकसान हो सकता है जबकि दूसरा लाभ पा सकता है? क्या तुमने यह समझा कि इस मामले का समाधान केवल खेत बांटने से नहीं होगा? राजा त्रिलोकनाथ ने घबराकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? बीरबल का समाधान। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, जब किसी मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे के दावे के साथ खड़े होते हैं तो केवल समान भागीदारी का समाधान सही नहीं होता। हमें यह समझना होगा कि दोनों के दावे का क्या आधार है। यही नहीं, हमें यह भी देखना होगा कि उनके बीच का विवाद किस कारण से उत्पन्न हुआ है। अगर हम दोनों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक सच्चे न्यायाधीश की तरह समाधान पा सकते हैं। फिर बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, मैं एक उपाय सुझाऊंगा जो केवल खेत को बांटने के बजाय समाधान निकालेगा। हम पहले यह जांचेंगे कि खेत की असल सीमा क्या है। फिर हम यह देखेंगे कि इनमें से कौन सा किसान अधिक जिम्मेदारी से काम कर रहा है और किसकी मेहनत ज्यादा रही है। राजा त्रिलोकनाथ ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, लेकिन बीरबल, यह बहुत समय लेगा। क्या हमें सीधे फैसला नहीं कर लेना चाहिए? बीरबल ने समझाते हुए कहा, नहीं महाराज, इस मामले में सही फैसला केवल उस स्थिति का विश्लेषण करके लिया जा सकता है। समय की अहमियत तो है, लेकिन सटीकता और न्याय उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। अकबर का फैसला। अकबर ने पूरी घटना को देखा और फिर राजा त्रिलोकनाथ से कहा, राजा त्रिलोकनाथ, तुम्हारा समाधान केवल तात्कालिक था। तुमने समय की कमी को महसूस किया, लेकिन सच्चे न्यायाधीश बनने के लिए तुम्हें गहरी सोच और विश्लेषण की जरूरत होती है। राजा त्रिलोकनाथ ने सिर झुकाया और कहा, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई महाराज। मैंने तुरंत समाधान देने की कोशिश की, लेकिन असल में किसी विवाद को सुलझाने के लिए पहले सोच समझकर समाधान ढूंढना चाहिए। बीरबल ने कहा, सच्चा न्यायाधीश वही है जो पहले सही तथ्यों को समझे, फिर एक उपयुक्त समाधान निकाले। न्याय केवल तात्कालिक समाधान देने का नाम नहीं है, बल्कि हर मामले में गहराई से सोचने की जरूरत होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा त्रिलोकनाथ, तुमने अपनी गलती स्वीकार की। यही सबसे बड़ी बात है। सच्चा न्यायाधीश वही है जो न केवल निर्णय करता है, बल्कि अपनी सोच में निरंतर सुधार भी करता है। राजा त्रिलोकनाथ ने बीरबल की सलाह मानी और अकबर को धन्यवाद दिया। उसने यह समझ लिया कि किसी मामले का हल केवल जल्दीबाजी से नहीं, बल्कि सोच समझकर किया जाता है। अब उसे यह महसूस हुआ कि केवल ताकत या दिखावे से न्याय नहीं किया जा सकता।
अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने हमेशा हमें सिखाया है कि सही निर्णय के लिए समय और सोच की जरूरत होती है। तुम हमेशा सही राह पर ले आते हो। अगली नई कहानी। बीरबल और वो साधु जिसने कहा, मुझे हर समस्या का जवाब है। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया जो अपनी लंबी दाढ़ी, सफेद चादर और आत्मविश्वास से भरे हुए शब्दों के कारण सबका ध्यान खींच रहा था। साधु ने दरबार में आते ही घोषणा की, मुझे हर समस्या का समाधान पता है। जो भी सवाल तुम मुझसे पूछोगे मैं उसका उत्तर दूंगा। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। दरबारी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, लेकिन अकबर की आंखों में जिज्ञासा थी। वह जानते थे कि यह साधु सच में किसी खास तरीके से आया है। अकबर ने साधु से पूछा, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास हर समस्या का हल है, लेकिन क्या तुम सच में हमारे दरबार की किसी भी कठिन समस्या का समाधान दे सकते हो? साधु ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, महाराज, कोई भी सवाल हो मुझे उसका जवाब पता है। मैं ज्ञान और तपस्या से बहुत दूर दूर की बातें जानता हूँ। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ खड़ा रहता था, मुस्कुराया। उसे साधु की बातों में कुछ संदिग्ध सा लगा और उसे लगा कि शायद यह साधु अपने ज्ञान के बल पर दरबार में किसी भ्रम को फैलाना चाहता है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस साधु की परीक्षा ले सकता हूँ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, ठीक है बीरबल, तुम इसे परीक्षा में डालो। देखो यह साधु सच में ज्ञान का धनी है या सिर्फ अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर रहा है। साधु की परीक्षा। बीरबल ने साधु से कहा, साधु बाबा, आप कहते हो कि आपके पास हर सवाल का जवाब है, तो क्यों न हम एक सवाल पूछें? यह सवाल काफी सरल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब पूरी ईमानदारी से दें। साधु ने चिढ़ते हुए कहा, मैं तैयार हूं, आप सवाल पूछिए। बीरबल ने अपनी आंखों में शरारत लाते हुए कहा, साधु बाबा, हम सभी जानते हैं कि सूरज की रोशनी दिन में सबसे ज्यादा होती है और रात में यह गायब हो जाती है। अब हमें यह बताइए कि जब सूरज की रोशनी पूरी तरह से गायब हो जाती है तो रात में अंधेरा क्यों होता है? क्या सूरज का अंधेरा भी कोई चीज है? साधु को यह सवाल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी दाढ़ी मसलते हुए कहा, अच्छा सवाल है बीरबल। तुम्हारा सवाल यह है कि सूरज का अंधेरा क्या है, तो इसका सीधा जवाब है कि सूरज का अंधेरा नहीं हो सकता। सूरज की रोशनी हमेशा फैलती है और रात के समय यह धरती की परिधि से बाहर चली जाती है। यही कारण है कि रात में अंधेरा होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, साधु बाबा, आपने सिर्फ अपना ज्ञान दिखाया, लेकिन क्या आपने यह सोचा कि हमारी आंखों में तो सूरज की रोशनी की कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी अंधेरा क्यों होता है? क्या आप नहीं समझते कि अंधेरा सिर्फ सूरज की रोशनी का अभाव नहीं, बल्कि यह हमारी दृष्टि की सीमाएं हैं? साधु चुप हो गया। बीरबल ने फिर कहा, साधु बाबा, सूरज की रोशनी में अंधेरा नहीं हो सकता, लेकिन यह हमारे दृष्टिकोण में हो सकता है। जिस तरह हम अपने जीवन को देखते हैं, उसी तरह हमारे सवालों के उत्तर भी बदल सकते हैं। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? अगली परीक्षा, आत्मा और शरीर। अकबर ने साधु को एक और मौका दिया। ठीक है साधु बाबा, बीरबल की बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है। अब तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूं। साधु ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास का जहर भरते हुए कहा, महाराज पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने फिर सवाल किया, आप कहते हो कि आपके पास हर समस्या का हल है, तो बताइए शरीर और आत्मा के बीच अंतर क्या है? शरीर मर जाता है, पर आत्मा क्यों जीवित रहती है? साधु ने तुरंत कहा, महाराज यह बहुत आसान सवाल है।
आत्मा अमर होती है क्योंकि यह भगवान से जुड़ी होती है। शरीर केवल एक साधन है जिसे जीवन के कार्यों के लिए दिया जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। बीरबल ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, साधु बाबा, आपकी बातों में सच्चाई है, लेकिन इसका जवाब तो हम खुद में ही तलाश सकते हैं। शरीर और आत्मा का फर्क तब समझ में आता है जब हम अपने भीतर की गहरी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम सच्चाई को समझने के बजाय केवल बाहरी दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं तो हमें जवाब मिलता है। लेकिन जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से सोचते हैं तब हमें समझ में आता है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के पूरक हैं। साधु हैरान हो गया क्योंकि बीरबल ने एक ऐसा उत्तर दिया था जो उसकी सोच से कहीं अधिक गहरा था। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और अकबर की ओर देखा। अकबर का फैसला। अकबर ने बीरबल को देखा और फिर साधु से कहा, साधु बाबा, आपकी बातों में ज्ञान तो था, लेकिन असल में गहरे सवालों का जवाब केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में छिपा होता है। आप हमें केवल अपनी बातों से प्रभावित करना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने हमें यह सिखाया कि असली ज्ञान केवल हमारे अंदर से आता है, न कि केवल शब्दों से। साधु ने अकबर की बातों को समझा और बोला, महाराज, मुझे यह समझ में आया कि असली ज्ञान वह नहीं जो हम दूसरों को बताते हैं, बल्कि वह है जो हम खुद अनुभव करते हैं। मैं आज समझ गया कि सिर्फ बाहरी ज्ञान से काम नहीं चलता, हमें अपनी आत्मा की भी गहरी समझ होनी चाहिए। अकबर ने साधु से कहा, तुमने बहुत अच्छा समझा साधु बाबा। असली ज्ञान कभी भी बाहरी शब्दों में नहीं होता, वह हमारे भीतर छिपा होता है। तुम्हें इसका एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो धोबी जिसने कहा, मैं राजा से भी बड़ा हूं। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब घटनाक्रम हुआ। दरबार में अचानक एक धोबी जिसका नाम रामू था घुस आया। उसके कपड़े मैले और शरीर पर धूल सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था। वह सीधे अकबर के पास गया और बड़े अभिमान से बोला, महाराज, मैं आपको चुनौती देने आया हूँ। मैं खुद को राजा से भी बड़ा समझता हूँ। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। अकबर और दरबारियों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। अकबर ने रामू को घूरते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम एक साधारण धोबी हो और तुम खुद को राजा से बड़ा मानते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? रामू ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा, महाराज, आप राजाओं का काम करते हैं, लेकिन मैं वह काम करता हूं जो समाज के हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करता है। अगर मेरी सेवाएं न हो तो राजाओं के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होंगे। इसलिए मैं राजा से भी बड़ा हूँ, क्योंकि मेरी जरूरत हर व्यक्ति को है। अकबर ने उसे शरारती अंदाज में देखा और फिर बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल, क्या तुम इस आदमी की बातों का सही जवाब दे सकते हो?